आज के करंट अफेयर्स क्लास में हम इन 5 टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स क्लास में पहला टॉपिक है सुपरमून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सुपरमून जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या होता है। अच्छा, आप लोग न्यू मून और फुल मून के बारे में तो जानते ही होंगे। फुल मून यानी कि पूर्णिमा जिसे कहा जाता है हिंदी में, असमिया में पूर्णिमा ही कहा जाता है, या फिर न्यू मून जिसे अमावस्या कहा जाता है। तो पूर्णिमा के दिन हमको पता है कि चांद जो है वो पूरा दिखाई देता है, और अमावस्या के दिन पूरी चांद पूरा का पूरा दिखाई नहीं देता है, एकदम डार्क नाइट होते हैं। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हुए इसी पर आधारित है हमारा सुपर मून। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन यह है कि ये सुपर मून ऑकर्स व्हेन मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट पेरिगी टू अर्थ। पेरिगी, यहां पर ये जो आप देख रहे हैं इसको आप पेरिगी कहेंगे। एट द सेम टाइम मून इज फुल, यानी कि हमारा अर्थ जो है मून के पास रहेगा और उसी समय जो है फुल मून भी रहेगा, यानी पूर्णिमा भी चलेगा। सो व्हेन द फुल मून अपीयर्स एट पेरिगी इट इज ब्राइटर एंड लार्जर। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो अर्थ है वो मून के काफी पास है इस समय, पेरिगी का जो सिचुएशन है। सो उस समय क्या होता है कि ये जो मून है आपको बहुत ही ब्राइट दिखेगा, काफी साफ दिखेगा आसमान में, और बड़ा भी दिखेगा। देन ए रेगुलर फुल मून, जो आप इन जनरली फुल मून देखते हैं, पूर्णिमा देखते हैं, उसके बजाय ये आपको बड़ा दिखेगा। सो ऐसी अगर कभी भी स्थिति बनती है तो उसको हम सुपर मून के नाम से जानेंगे या डिफाइन करेंगे। तो यहां देखिए, हमको पता है कि जो मून है हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है। मून जो है हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है मून। तो ये जो है ये एक इलिप्टिकल शेप में घूमता है, यानी कि जो घूमने की जो इसकी स्थिति है ये एक अंडा आकृति की तरह ये घूमता है। तो होता क्या है कि ये मून जो है जब हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है, आपको पता ही है 15 दिन बाद अमावस्या और 15 दिन बाद हम पूर्णिमा पाते हैं। तो घूमते घूमते एक सिचुएशन ऐसा भी आता है कि ये जो हमारा अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, ये मून के काफी करीब आ जाता है, वेरी क्लोजेस्ट आ जाता है। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है तो उस समय चांद जो है 14% बिगर दिखता है रेगुलर नॉर्मल मून से, जो हम इन जनरली देखते हैं। तो हाल ही में जुलाई के 3 तारीख को आसमान में अगर किसी ने देखा होगा तो आपको दिखा होगा कि मून जो है काफी बड़ा और क्लियर दिखा होगा। इनफैक्ट उसमें के जो स्पॉट्स है, डार्क है, उसमें जो गड्ढे हैं वो भी आपको दिखे होंगे। सो धब्बे के रूप में दिखाई देता है, पूरा क्लियर नहीं है। सो इसी कॉन्सेप्ट को लेके एक ये आया था, आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, जिसको मैंने ये कवर किया है। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो इस तरह से आएगा कि सुपर मून जो है वो क्या है, तो उसमें दिया रहेगा कि ये डेफिनेशन के ऊपर आधारित रहेगा, या फिर ये डेफिनेशन दिया रहेगा ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं। देन यू हैव टू नो दिस इज अबाउट सुपर मून। या फिर सुपर मून कब हुआ था इस साल, तो जुलाई की 3 तारीख को हुआ था। ठीक है। सो ये पेरिगी और एपोजी जो है ये दो कंडीशंस होते हैं, ये जो दो ध्रुव है। तो एपोजी जब होता है तो ये अर्थ से जो है मून का सिचुएशन काफी दूर होता है, याद रखिएगा, और पेरिगी के समय काफी सामने होता है। तो यही है, छोटा सा टॉपिक था सुपर मून, मैंने सोचा आपके लिए लेके आऊं कवर कर। दैट्स इट। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही के न्यूज़पेपरों में शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडलाइन बना हुआ है, क्योंकि पिछले साल 2022 के सितंबर महीने में हमारे भारत ने कजाकिस्तान से इसकी चेयरमैनशिप हासिल की, जिसके कारण हमारा जो भारत है फिलहाल शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है।
तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप हमारे भारत के पास होने के कारण ये जो है काफी न्यूज में था। तो आइए जानते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में एससीओ कहा जाता है। ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है। और इसकी जो क्रिएशन है ये क्रिएट किया गया था 2001 में। और इसे बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था यानी उद्देश्य था कि पॉलिटिकल, इकोनॉमी या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो है इनको मेंटेन करना है। पॉलिटिकली पीस हो, इकोनॉमिकली हो, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें भी पीस हो, तो पीस मेंटेन करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना और स्टेबिलिटी लाना रीजन्स में। जो भी देश है सारे देशों में स्टेबिलिटी ले आने के लिए ये बनाया गया था। सेक्रेटरीट यानी जिसे हेडक्वार्टर्स भी कहा जाता है, जो कि इसका बीजिंग में है। बीजिंग जानते हैं, चाइना बीजिंग। मेंबर्स की बात करें तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। So these are the members of Shanghai Cooperation Organization. India and Pakistan become the members in 2017. 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसके मेंबर बने। तो इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि भारत और पाकिस्तान जो है कैसे मेंबर बने इसके। तो देखिए क्या हुआ कि 2017 में रसिया ने सपोर्ट किया इंडिया को कि इंडिया एक इतना बड़ा देश है, इतनी सारी जनसंख्या, तो बनाओ इसको मेंबर। तो ठीक है, बना दिया गया, भारत को मेंबर बना दिया गया। तो चाइना ने देखा अच्छा तो तुम भारत को मेंबर बना रहे हो, तो रहो हम भी एंट्री करवाते हैं। तो चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान को एंट्री करवा दी। तो इस तरह से रशिया ने इंडिया को और चाइना ने पाकिस्तान को, दोनों ने 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को मेंबर बना दिया। इस तरह से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनके तैयार हो गया। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे लिए लिमिट द चाइना's इन्फ्लुएंस ऑन द सेंट्रल एशिया। देखिए जब भारत इसका मेंबर नहीं था, ये ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के साथ साथ ये जो छोटे छोटे कंट्रीज है, ठीक है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। चाइना के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसमें बहुत ज्यादा है। तो चाइना जो अकेले राजा बना हुआ है, तो भारत ने सोचा भारत इसका अगर मेंबर हो जाएगा तो इससे थोड़ा फायदा हमको भी मिलेगा। ये कंट्रीज आने बहुत डेवलपिंग कंट्रीज है आज के डेट में। उसके बाद मल्टीपोलर डिप्लोमेसी, यानी कि मल्टीपोलर डिप्लोमेसी की बात करें तो आपको पता ही होगा क्वाड है, क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम चाइना को काउंटर करते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के आने के साथ साथ तो यहाँ पर जो चाइना की जो हेजेमनी बनी हुई थी वो थोड़ी सी बैलेंस हो गई। ये थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात होती है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात होती है। इसके बाद रीजनल सिक्योरिटी आ गई, यानी कि इंडिया जब इसका मेंबर बन गया तो ये जो एशियन कंट्रीज है हमारी, जो साउथ एशिया जो है, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया आसपास में ही है, बगल में ही है। तो इससे क्या हुआ कि चारों तरफ के कंट्रीज के साथ हमारा एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप हो गया। सो ये फ्रेंडली रिलेशन डेवलप होने के कारण ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो रहा है। तो फ्रेंड्स, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावनाएं आते भी है, एसएससी में आए हुए हैं और हम असम गवर्नमेंट के भी बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, एपीएससी वगैरह में भी आए हुए हैं। तो आप जरूर याद रखिएगा कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है और हो सके तो इसका मेंबरशिप भारत को कब मिला था, ये भी याद रखिएगा। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि इस साल जो है एससीओ का जो है चेयरमैन कौन है, एससीओ का चेयरमैन कौन है। देन आंसर विल बी एससीओ का चेयरमैन है 2023 में चेयरमैनशिप कर रहा है हमारा इंडिया। मस्ट बी रिमेंबर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है कामाख्या टेम्पल। सो कामाख्या टेम्पल जो है गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ पर अवस्थित है
और ये जो हमारे भारत में कुल मिला के जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शक्तिपीठों में से एक है। तो ये शक्तिपीठ बना कैसे, इसके पीछे एक कहानी है कि जो लॉर्ड शिवा की पत्नी थी यानी सती, जिन्हें देवी पार्वती भी कहा जाता है, उनके पिता हुआ करते थे दक्षा। तो दक्षा ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में जो है बहुत सारे राजाओं महाराजाओं देवी देवता सभी को बुलाया गया था, लेकिन लॉर्ड शिवा को नहीं बुलाया गया। तो उन्होंने सोचा शायद कोई मिस्टेक हो गया होगा, कुछ हो गया होगा। तो देवी सती जो है उस यज्ञ में गई और उस यज्ञ में जाने के बाद जब लॉर्ड शिवा का अपमान हुआ वहां पर, तो देवी सती उसे सह नहीं पाई और जिसके कारण उन्होंने खुद को उसी यज्ञ में, खुद का मतलब प्राण त्याग दिए। तो जब ये बात लॉर्ड शिवा को पता चला तो वो क्रोध के मारे व्याकुल हो गए। क्रोध के मारे व्याकुल होने के बाद उन्होंने उनका जो बॉडी था, शरीर जो था, वो लेके वो सारे ब्रह्मांड में घूमने लगे, पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, वॉन्डर्ड एवरीवेयर। और इस तरह घूमते घूमते जब काफी समय बीत गया तो देवताओं के आग्रह पर लॉर्ड विष्णु के पास जो सुदर्शन चक्र होता है, उस सुदर्शन चक्र से देवी सती के बॉडी पार्ट्स को जो है उन्होंने, शरीर के जो अंगों को उन्होंने पार्ट कर दिए। तो यही जो 51 पार्ट्स जो है वो जगह जगह गिर गए और जिसके कारण निर्माण हुआ शक्तिपीठ का। ये जो यहाँ जो गुवाहाटी के जो नीलाचल हिल पे जो ऑर्गन गिरा है और जो कि उसी आधार पर यहाँ पर टेम्पल का निर्माण किया गया है। और इसके पीछे भी बहुत सारे कहानियां हैं। नारकासुरा, जो नारकासुरा थे, उन्होंने एक बार तपस्या की, तब देवी ने उनको आशीर्वाद दिया। तो वो जो है देवी गॉडेसेस से वो शादी करना चाहते थे, वांट टू मैरी। तो उन्हें एक शर्त रखा गया कि आपको जो है कामाख्या टेम्पल की जो सीढ़ियां है, मंदिर जो है वो पूरे करने हैं रात भर में, वन नाइट में। तो उन्होंने इस काम को स्टार्ट किया, लेकिन ये जो काम है ये सुबह होने के पहले ही कंप्लीट नहीं कर पाए। यानी कि पहले ही वो जो है मुर्गा जो है वो उसने सुबह वाली जो बाग लगा दिया। वहां पर गुवाहाटी में एक जगह भी है, अगर आप जाएंगे कुकरा पटाठाई, वहां पर जिस मुर्गा ने पहले बाग लगा दिया था उसको नारकासुर ने काट भी दिया था। तो ये एक नारकासुर से रिलेटेड भी कहानी है। फिर कोच किंग नरनारायण ने बाद में 1556 में इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, अच्छे से बनवाया था। हर साल मॉनसून सीजन में यानी कि जून जुलाई के सीजन में अम्बुबाची मेला लगता है। अम्बुबाची मेला को अम्बुबासी फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। हर साल गुवाहाटी में अम्बुबाची मेला लगता है, लाखों लोगों की भीड़ होती है। 3 डेज का आई थिंक ये मेला होता है। तो यही जो है हर साल जो मेला है नारी धर्म को दिखाने के लिए, बताने के लिए ये देवी माता के मंदिर में ये मेला लगाया जाता है, अम्बुबासी फेस्टिवल पे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक नंबर 4, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी का जन्म जो है वो आहतगुरी नामक एक जगह में, जो कि नौगांव में है, वहां पे हुआ था ईयर 1864 में। इनके पिता का नाम था दीनानाथ बेजबरुआ। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी बचपन से ही डिफरेंट स्कूल में इनको पढ़ने का मौका मिला। तो इन्होंने असम के बहुत सारे स्कूल्स में अपने प्राइमरी से लेके सेकेंडरी एजुकेशन तक किया। बाद में इन्होंने रिपोर्ट कॉलेज इन जनरल असेंबली नामक इंस्टीट्यूट में, जो कि कलकत्ता में है, वहां से उन्होंने बीए की पढ़ाई की। फिर उन्होंने एमए और बीएल की डिग्री, मास्टर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री जो है इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से हासिल की। एट फर्स्ट ही वर्क फॉर ए टिम्बर बिजनेस हाउस कॉल्ड वर्ड कंपनी। सबसे पहले इन्होंने एक टिम्बर का यानी काठ का व्यवसाय आरंभ किया। इनकी कंपनी का नाम वर्ड कंपनी रखा गया था। फिर बाद में उन्होंने
मैगजीन लिखने का काम आरंभ किया और इनकी जो प्राइम कंट्रीब्यूशन है जोनाकी मैगजीन, इनमें इन्होंने प्राइम कंट्रीब्यूशन देने का भी काम किया। बाद में इन्होंने बाही नामक मैगजीन को एडिट किया। हिज पोएट्री कलेक्शन आर कदमकली एंड पदुमकली। इनके पोएट्री कलेक्शन का नाम कदमकली और पदुमकली है। इन्होंने जो कविताएं लिखी वहां पर है, तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बाही जोनाकी मैगजीन और बाही मैगजीन ये दोनों का ही इन्होंने एडिट करने का काम किया, एडिटर के रूप में काम किया है। और इनकी पोएट्री कलेक्शन को भी याद रखना पड़ेगा, कदमकली एंड पदुमकली। और पदुम कुंवरी नामक इन्होंने एक नॉवेल भी लिखा है, पदुम कुंवरी। उसके बाद इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है मोर जीवन खबरन, मोर जीवन खबरन इनका ऑटोबायोग्राफी। और ये ऐसा भी ऐसा माना जाता है कि इनकी लिखी गई ऑटोबायोग्राफी असमीज की पहली ऑटोबायोग्राफी भी है। बाद में ये प्रेसिडेंट भी बने असम साहित्य सभा के। उसके बाद जो ओ मोर अपनार देख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओ मोर अपनार देख जो अहोम संगीत है, हमारे असम का संगीत है जो मॉर्निंग असेंबली में विभिन्न अनुष्ठानों में गाया जाता है, वो उन्होंने लिखा था बाही मैगजीन में और ये पब्लिश हुआ था 1909 में। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी की मृत्यु जो है 1938 में हुई थी। तो इनका जो जीवन रहा है ये काफी कंट्रीब्यूटर जीवन रहा है। इन्होंने असमीज लिटरेचर को डेवलप करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। और इसी सब ये के कारण इन्हें रसोराज के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, रसोराज के नाम से भी जाना जाता है। रसोराज, रसोराज माने ये रस के राजा थे। ये ऐसे भी मतलब ये लिखते थे, कहानियां लिखा करते थे जिनको पढ़ने के बाद आपको हंसी आएगी। तो इन्हें रस का राजा था, इसलिए इनको रसोराज लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ भी कहा जाता है। इनको टाइटल उपाधि दिए गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रसोराज का उपाधि। तो बाकी सारे जो डिटेल्स है आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पांचवा टॉपिक है द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं भारत के, उनके बारे में पार्ट 5 आर्टिकल 52 टू 62 में मेंशन किया हुआ है। यानी संविधान के पार्ट 5 और आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक ये मेंशन किया हुआ है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होते हैं या नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड और नॉमिनल हेड का मतलब होता है कि जितने भी काम हैं हमारे भारत में, जितने भी काम हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। लेकिन रियल पावर जो है वो लाई करता है किसके पास? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास। सो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें कौन सा व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है, तो पहले वो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, कंप्लीटेड एज ऑफ 35 इयर्स, 35 साल का उम्र वो पार करनी चाहिए, एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का मेंबर बनने की उनमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जो चीजें मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी भी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं, तो किसी भी ऐसा काम, ऐसा व्यवसाय जिससे उनको लाभ होता है। इलेक्शन की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ दो प्रकार के इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन जिसमें हम सीधे वोट देके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और इनडायरेक्ट इलेक्शन हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वो अपना वोट देके किसी और को चुनते हैं। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट मेथड से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। सो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। बोथ हाउसेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो इनके इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। और इसके अलावा भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, यानी राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है जिनके इलेक्टेड मेंबर्स है, वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यूनियन टेरिटरीज की सिर्फ दो याद रखिएगा, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी के मेंबर्स ही
इसमें वोट दे सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरीज में। टेन्योर की बात करें तो एक व्यक्ति अगर जो प्रेसिडेंट चुना जाता है वो केवल 5 साल के लिए अपने पद पर रह सकता है। 5 साल बाद इलेक्शन होगा, अगर फिर से वो चुने जाते हैं तो वो उस पद पर आसीन रह सकते हैं। और टाइम लिमिट कोई नहीं है, याद रखिए। जैसे अमेरिका में टाइम है, अमेरिका में कोई 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है, लेकिन इंडिया में कोई टाइम लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम वो प्रेसिडेंट हो सकते हैं अगर वो चुने जाते हैं इलेक्शन में। तो ये मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 57 में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति के हाथ में सौंपते हैं। साथ ही साथ भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कुछ कुछ पावर्स भी दिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो फॉर्मल हेड होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के, पूरे भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके वो फॉर्मल हेड है। इसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास पावर टू अपॉइंटमेंट है, ये बहुत ही हाई ऑफ अथॉरिटीज को ये अपॉइंट भी कर सकते हैं एज वेल एज रिमूव भी कर सकते हैं। तो किन किन अथॉरिटीज को ये अपॉइंट करते हैं? द प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री, ऑल मिनिस्टर ऑफ यूनियन, यानी कि यूनियन जो गवर्नमेंट है यानी प्रधानमंत्री के अंदर जो यूनियन होता है उसके मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, जितने भी स्टेट हैं वहां के गवर्नर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के जो चीफ होते हैं, जो हेड होते हैं, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। साथ ही साथ इनके पास पावर है कि ये 12 मेंबर्स जो है वो राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं, यानी कि विदाउट इलेक्शन इनको नॉमिनेट किया जा सकता है। वो मेंबर्स जो है वो आर्ट से होने चाहिए, लिटरेचर से होने चाहिए, साइंस से होने चाहिए या सोशल वर्क से होने चाहिए। हम देखते हैं बहुत सारे फिल्म स्टार जैसे सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेटर, इसके साथ साथ फिल्म स्टार भी हेमा मालिनी जी, ये सब जो है जैसे जया बहादुरी जी, तो ये मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है। तो इन लोगों को इन्हीं सब सेक्टर से डायरेक्ट इनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके साथ साथ इनके पास पहले एक पावर था कि वो 2 मेंबर जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के अपॉइंट कर सकते थे लोकसभा में, बट लोकसभा का जो ये पावर था टू लोकसभा, लेकिन ये जो पावर है 2 मेंबर को अपॉइंट करने का, ये 126 नंबर अमेंडमेंट 2019 को भारत सरकार के द्वारा इसको एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। बिकॉज एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग हमारे भारत में बहुत ही कम संख्या में बचे हैं, और हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में ही हम मेंबर्स के ऊपर एक मेंबर को, एमपी को या एमएलए को अपॉइंटमेंट देते हैं या फिर इलेक्शन होता है। सो इसीलिए 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का एबोलिश कर दिया गया है। अंडर आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास पावर टू ग्रांट पार्डन, यानी कि प्रेसिडेंट को माफी देने का पावर है। अगर किसी को सजा हुआ है, मान लीजिए मृत्युदंड का, रिप्रेटिव्स का, रिस्पाइट्स का, या फिर रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, या फिर कोई सस्पेंशन हुआ है किसी का, रिमिशन मतलब पैसा का, अगर मान लीजिए ये लगा है, तो रिमिट टू कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड विद डेथ सेंटेंस। इसके अलावा भी किसी को अगर डेथ सेंटेंस पे ये हुआ है तो अगर चाहे प्रेसिडेंट तो आर्टिकल 72 में उसको पार्डन कर सकते हैं, माफी दे सकते हैं। तो ये सब आर्टिकल 72 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 आपको जरूर याद रखना है। ये सब सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट पावर ऑफ प्रेसिडेंट में बता रहा हूँ, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए ही हुए हैं, जरूर से जरूर इन सभी को याद रखिए। इसके साथ ही इनके पास एक वीटो पावर होता है, वीटो पावर का वो इस्तेमाल करते हैं, किसी भी लॉ के क्षेत्र में वो कर सकते हैं। इमरजेंसी पावर भी होता है प्रेसिडेंट के पास, नेशनल इमरजेंसी, यानी कि मान लीजिए किसी आपातकाल सिचुएशन में देश में, जैसे कि मान लीजिए वॉर लग गया किसी भी कंट्री के साथ भारत का, तो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के समय वो डिक्लेयर कर सकते हैं आर्टिकल 352 में। इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, किसी भी स्टेट में आपातकाल स्थिति के समय वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, जैसे मणिपुर में हुआ था कुछ दिन पहले। आर्टिकल 356 में ये लिखा हुआ है।
डिक्लेयर ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर मान लीजिए कभी हमारे फाइनेंस, अगर भारत का फाइनेंस जो है वो डाउन हो गया, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, तो वैसे समय वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं आर्टिकल 360। देखिए 352, इसमें 4 प्लस कीजिए 64, 4 प्लस कीजिए 360। इस तरह से आप नेशनल, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल तीनों इमरजेंसीज को आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये अंतिम टॉपिक था। नेक्स्ट डे क्लास में और भी सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। अंत तक बने रहने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाई में इससे थोड़ा भी आपको लाभ हो, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।